नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 10 कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक। हमने लगभग आधा अध्याय पढ़ लिया था और जिन बच्चों ने अध्याय कंप्लीट नहीं पढ़ा है वो बीच में से देखने आए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बाद में वो पार्ट 1 भी देख लें। आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 संपूर्ण पुस्तक की व्याख्या। तो वहां पे लेसन 1 नंबर 1 से लेके और लेसन नंबर 10 तक और आगे भी, अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो आगे भी आपको संपूर्ण अध्याय समझाए हुए मिल जाएंगे, तो वहां से आप कंप्लीट बुक को कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो वो तीनों अंग मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए थे कि वो अंग क्या क्या कार्य करते हैं। तो एक बार और देख लीजिए कि वो अंग आपके क्या क्या कार्य करते हैं। तो ये आपका विधायिका, एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका। तो ये तीनों अंग क्या है? विधायिका का कार्य मैंने आपको बताया था कि इनका कार्य है कि विधायिका में चुने हुए जनप्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं और इसका काम है कानून बनाना, नियम बनाना देश के लिए, किसी एक क्षेत्र के लिए। तो वो विधायिका का काम है और उन नियमों को लागू करवाना वो काम है कार्यपालिका का। ठीक है, कार्यपालिका में आपका आता है ये एजेंसीज, आपकी पुलिस है और बाकी जितने भी सरकारी एजेंसीज आती हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, सब इसमें आते हैं कार्यपालिका में। किस में आते हैं? कार्यपालिका में। और न्यायपालिका का आप सबको पता होगा कि जो आपके जज वगैरह हैं, न्यायाधीश हैं, ये सब क्या है? न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि विधायिका जो मुख्यमंत्री है, मंत्री है, वो विधायिका में आते होंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपके आते हैं कार्यपालिका में, क्योंकि इनका काम है कानूनों को लागू करवाना, शासन को चलाना। विधायिका का सिर्फ एक ही काम है, कानूनों को बनाना। ये पुराने कानूनों को बदल भी सकती है, नए कानून बना सकती है, पुराने कानूनों में संशोधन या बदलाव कर सकती है। मेरी बात आपको क्लियर हुई? कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, सीधा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि मुख्यमंत्री कौन से में शामिल है, तो आपको लिखना होगा कार्यपालिका में। क्लियर बात आपको समझ में आ गई? तो चलो, ये हम पिछले जो अध्याय पढ़ा था, पिछला पार्ट पढ़ा था, इसमें हम ये चीज कर चुके। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। शासन के किसी अच्छे तंत्र में तीनों अंगों को निश्चित रूप से पृथक रखा जाता है। अभी ये कह रहा है कि जो शासन के किसी भी अच्छे तंत्र में जो 3 अंग है ना, इनको अलग अलग रखा जाता है। अभी ये एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग रखने का मतलब कि एक दूसरे का ये नियंत्रण नहीं करते, एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करते। लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे ये क्या सर बोल रहे हैं, जबकि ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्य भी एक साथ करते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये क्या, ये शुरू में ये बता दिया कि इनको अलग अलग रखा गया है कि तीनों हैं इनकी सारी चीजें, मतलब कि संविधान के अंदर इन तीनों को अलग अलग रखा गया है कि एक दूसरे को ये वैसे दबाव नहीं बना सकते। अगर कार्य ये कोई गलत कर रहे हैं, अपनी सीमाओं से बढ़कर कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये एक दूसरे को दखलंदाजी कर सकते हैं। वैसे ये एक दूसरे का जो सिस्टम है, इनका बेसिक स्ट्रक्चर कि इनकी नियुक्ति कैसी होती है, उसमें ये एक दूसरे में कभी भी ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सबके नियम और कानून हैं। यह विभाजन शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है कि तीनों के अलग अलग काम बांट दिए गए हैं कि तीनों के ये काम है भी। ठीक है, इसका उद्देश्य पूरी प्रणाली को नियंत्रित करना एवं संतुलन बनाए रखना, अर्थात सरकार का प्रत्येक अंग, 3 अंग है सरकार के, आपके अंग दूसरे अंग को कार्यों की निगरानी कर सकता है। यदि कोई अंग अपनी अपेक्षित भूमिका से परे जाकर कार्य कर रहा है तो उसे नियंत्रित कर पुनः संतुलित स्थापित कर सकता है। उसने कहा कि ये सरकार के 3 अंग हैं और सरकार के तीनों अंग ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही पूरी व्यवस्था को संतुलित बनाकर चलते हैं। और अगर ये संतुलित चलते रहे तो पूरा देश की जो व्यवस्था है वह पूरे का पूरा संतुलित चलता रहेगा। ये देखिए, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। इसने कहा यदि कोई सा भी गड़बड़ करता है, विधायिका मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना दिया जो देश के हित में नहीं है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो रही है, तो न्यायपालिका इनसे कहेगा कि श्रीमान जी आप गलत कर रहे हैं, इस कानून को वापस ले लीजिए या फिर इस कानून पे दोबारा विचार कीजिए।
और मान लीजिए ये कंडीशन आ गई कि ये कहता है कि हमें ये कानून ठीक लग रहा है कि हम इस पे विचार नहीं करेंगे, इन्होंने पास कर दिया कानून। जैसे आपने सुना था 3 कृषि कानून आए थे, तो लोगों ने विरोध कर दिया उस कानून का, तो वो कहाँ गए, न्यायपालिका ने कहा कि ये कानून क्या करो, बंद करो, ये काम के नहीं है। तो इनके पास संविधान, जब हम संविधान पढ़ेंगे ना, उसमें हम देखेंगे किस प्रकार की शक्तियां न्यायाधीश के पास होती है। उसी प्रकार कार्यपालिका, जो विधायिका, अगर कार्यपालिका कुछ गड़बड़ करती है तो विधायिका क्या करेगी, उसको संभालेगी। विधायिका में अगर विधायिका के सदस्य कुछ गलत कर रहे हैं तो इस कार्यपालिका इन पे भी लगाम लगा सकती है। आप ये एरो देख रहे होंगे कि ये इसकी देखभाल, कोई भी सीधा सा रूल है, एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। हाँ, बस देखते रहना है, निगरानी करना, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सही रास्ते पे ले आ सकते हैं। तीनों एक दूसरे से इस प्रकार संबंध रखते हैं। मेरे हिसाब से अब आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब सरकार के आपके 3 स्तर हैं भी। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं सरकार के। कोई भी सरकार कम से कम 2 स्तरों पर कार्य करती है, एक स्थानीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर भी। स्थानीय स्तर अब देखिए भी, राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय स्तर कैसे, आप जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये कोई एक देश है, आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये इतने हिस्सों में बटा हुआ, ये इतने राज्य हैं भी। तो एक तो ऐसी सरकार होगी जो पूरे देश के सिस्टम को, पूरे देश की रक्षा को देखेगी, पूरे देश के कानूनों को देखेगी, ठीक है, उसको तो हम बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर पर भी। कौन से स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर। और जो अंदर घर के जो मसले हल करते हैं, घर में जो राज्य बटे हुए हैं, उनका जो सरकार देखती है, तो उसको बोलते हैं स्थानीय सरकार। अब मैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार। जैसे आपका घर है, ठीक है, तो आपके पूरे घर के जो मसले हैं हल, वो आपके पेरेंट्स के हाथ में होंगे। आपके घर में कोई बड़ा होगा, वो हल करता, तो वो मान लीजिए वो आपकी राष्ट्रीय सरकार है। लेकिन अगर छोटी मोटी ये चीजें, घर की परेशानी वगैरह है, ये आपके घर के मम्मी वगैरह सॉल्व करती होगी, तो वो क्या, स्थानीय सरकार है। तो उसी प्रकार जो पूरे देश के मसले, देश की रक्षा करनी है, पूरे देश के बारे में फैसला लेना है, तो वो आपकी राष्ट्रीय सरकार लेगी। अगर किसी एक स्थान के बारे में फैसला लेना है तो वो स्थानीय सरकार लेगी। तो 2 स्तर तो होने बहुत जरूरी है। अब हम भारत में देखते हैं, लेकिन भारत से अन्य देशों में 3 स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर, राज्य या प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, ये 3 स्तरों पर है भी। स्थानीय स्तर आपका ये गांव वाला स्तर हो गया, जिलों वाला स्तर हो गया। एक राज्य के स्तर पर जहां मुख्यमंत्री होता है, दूसरा, और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर भी। क्योंकि आपका ये देखिए भारत है ना, ये मान लेते ये भारत है भी, ये राज्यों में बटा हुआ है, और राज्य किसमें, जिलों में बटे हुए हैं। तो जो देश के तौर पर फैसले लेने हो, देश के तौर पर जो सरकार होगी वो आपकी राष्ट्रीय सरकार, राज्य के स्तर पर जो सरकार होगी वो आपकी राज्य स्तर, और उसके जो छोटे लेवल पे सरकार होगी वो आपकी होगी स्थानीय सरकार। आपको आगे बात समझ, प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न विषयों पर कार्य करता है। इसे तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से देखें। यदि आपके घर का बल्ब नहीं जल रहा है, ऐसे में आप पहले बल्ब, स्विच, फ्यूज आदि की जांचेंगे। यदि वे काम नहीं करे तो आप बिजली मिस्त्री को बुलाएंगे। यदि यह पता लगे कि समस्या घर पर नहीं तो आप बिजली विभाग जाकर शिकायत दर्ज करेंगे। यहाँ भी समस्या के समाधान के 3 स्तर हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल दे दिया आपको कि आपका मान लो बल्ब नहीं जल रहा तो आप खुद चेक करेंगे, उससे ज्यादा आप मिस्त्री को बनाएंगे। 2 लेवल हो गए, और तीसरा लेवल आप बिजली विभाग में शिकायत करेंगे। तो 3 लेवल आपको बता दिए गए। भारतीय में स्थानीय सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार या संघ सरकार भी बोलते हैं। मान लीजिए कुछ दिनों तक भारी वर्षा के कारण एक जिले के किसी क्षेत्र में, एक बार ये आप देख लीजिए, सरकार के 3 स्तर भी। राष्ट्रीय स्तर पर बोलते हैं हम केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर बोलते हैं राज्य सरकार, और यहाँ पे आपको नगर अथवा ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार, जहां ग्राम पंचायत होती है, जिला पार्षद होता है, ये सब किसका है, स्थानीय सरकार का हिस्सा है। जिला पार्षद है, आपके पंचायत समिति हैं, सरपंच है, ये सब क्या स्थानीय सरकार का हिस्सा है। ये चीज आपको आई समझ में? तो इसने कहा था कि पीछे बाढ़ आ गई थी, यदि वह ज्यादा भीषण नहीं है बाढ़,
तो स्थानीय प्राधिकारी उस स्थिति को संभाल सकते हैं भी, जो स्थानीय है ना, जैसे एसडीएम है आपका, डीसी वगैरह है, वो उस चीज को संभाल लेंगे अगर बाढ़ वगैरह ज्यादा नहीं है तो। यदि बाढ़ अनेक नगरों और बहुत से गांवों को प्रभावित करती है तो उस राज्य की सरकार आगे आती है, फिर राज्य का मुख्यमंत्री है जो और मंत्री वगैरह वो आएंगे। अगर छोटी मोटी किसी गांव में बाढ़ आई तो वहां स्थानीय जो अधिकारी तो संभाल लेते हैं, लेकिन किसी एक राज्य के 2-4 जिलों को चपेट में ले ले तो बाढ़ बहुत भयंकर हो जाए तो राज्य सरकार वो आगे आती है और वो इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए प्रभावित लोगों को बचाने के लिए बचाव दल भेजती है। किंतु यदि बाढ़ और रूप भयंकर रूप ले लेती है और पूरे बहुत बड़े एक क्षेत्र में फैल जाती है तो केंद्र सरकार मदद के लिए आगे आती है और राहत सामग्री, सेना इत्यादि भेजती है। इस उदाहरण में आप सरकार के तीनों स्तरों के काम देख सकते हैं भी। तो तीनों ने बाढ़ देख ली, आपने देख लिया कि किस प्रकार से तीनों सरकार हैं ये काम करती हैं। जिस टाइम स्थानीय सरकार के बस की बात नहीं होती उस टाइम राज्य सरकार आती है। जब राज्य सरकार के भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर केंद्र सरकार कार्य करती है, आगे आती है भी। हमारे अनेक संस्थानों के आदर्श वाक्य हमारे प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से प्रेरित है। उदाहरण के लिए भारत सरकार का आदर्श वाक्य भी, आपके एक जीके का क्वेश्चन है कि भारत सरकार के आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। और जो सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है वो यतो धर्मोस्तुते जय, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय होती है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है भी। जो भारत सरकार का आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो आदर्श वाक्य है वो है यतो धर्मोस्तुते जय, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय होती है भी। अब आपके सामने सरकार के तीनों अंगों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किए जाने वाले मुख्य कार्यों की रूपरेखा दी गई है। इनके बारे में विस्तार से कक्षा 7 में पढ़ाया जाएगा भी। यहाँ इतना आपको डीप में नहीं बताया जा रहा, आप यहाँ सिर्फ ओवरव्यू बना लीजिए कि सरकार के 3 अंग आपने पढ़ लिए और सरकार के 3 सतर आपने पढ़ लिए। अंग अलग है और सतर अलग है, कंफ्यूज मत होना इस चीज में। और आगे के हम 2 अध्याय में इसे विस्तार से समझेंगे। क्लियर हुई चीज आपकी है? तो चलिए अब हम देखते हैं उस सारणी में क्या दिया गया है। तो ये देखिए न्यायपालिका भी। अब न्यायपालिका है आपका, अगर हम भारत राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इसका काम कौन करेगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होता है भी। आपको आई बात समझ में? इसी सरकार के 3 अंग तो ये हो गया आपके न्यायपालिका और विधायिका, और जिसमें न्यायपालिका अगर आप केंद्र स्तर पर देखेंगे तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय जो प्रत्येक राज्य में एक होता है। विधायिका भी, विधायिका में 2 सदन होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, लोकसभा और राज्यसभा, जो राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का निर्माण करते हैं। और राज्य स्तर पर क्या होता है? एक विधानमंडल जिसे विधानसभा बोलते हैं। अधिकांश राज्यों में विधानसभा होती है, जबकि कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी होती है। ये राज्यों में कानूनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। और सदन किसको बोलते हैं? एक ऐसी सभा जहां कानूनों पर चर्चा की जाती है अथवा उन्हें पारित किया जाता है, उसको हम सदन बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है सदन से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी सभा होती है जहां कानूनों पर निर्णय लिया जाता है, उन पे बातचीत की जाती, तर्क वितर्क किए जाते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई? उसके बाद कार्यपालिका, आपने न्यायपालिका देख लिया, विधायिका देख ली। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका। संघ सरकार में भी जो ऊपर आपकी सरकार है ना, तो जो आपकी इसमें कार्यपालिका में आते हैं भारत के राष्ट्रपति। आपको कहा था, आप सोचेंगे विधायिका में आते होंगे, लेकिन कार्यपालिका में आते हैं सेना के तीनों सशस्त्र सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडो वो, और संचालित प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन अगर औपचारिक तौर पर देखें तो औपचारिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति होते हैं, औपचारिक तौर पर कार्य प्रमुख नहीं होते। जब विशेष परिस्थिति होती है ना, तो उस टाइम राष्ट्रपति को कमान सौंप दी जाती है कि आप प्रमुख है कार्यपालिका के, लेकिन वैसे कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और हाँ, ये औपचारिक जो आपका
प्रमुख है, राष्ट्रपति होता कार्यपालिका का, ये सरकार और केंद्र सरकार के कार्य के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब आप संविधान के बारे में पढ़ेंगे ना तब आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी। तो आप बस इतना याद रखिए कि जो भारत के राष्ट्रपति है वो औपचारिक प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के, और जो वैसे प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यपाल वैसे ही राज्य सरकार के औपचारिक प्रधान होते हैं, और राज्य में जो कार्यपालिका उसके प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री। क्लियर बात है। अब कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं भी, जो संघ सरकार की कार्यपालिका होती है ना, केंद्र सरकार के अंदर, क्योंकि हर चाहे कोई भी सरकार हो उसमें 3 अंग आपको जरूर मिलेंगे, ये न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपकी ये विधायिका। तो जो संघ सरकार है उसमें जो कार्यपालिका क्या काम होते हैं, रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा देखना, अंतरराज्यीय वाणिज्य, शिक्षा, राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन। और जो राज्य सरकार है उसका है कि लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, स्थानीय सरकार, जो पुलिस कानून, राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अपनाना और उनका पालन करना। तो आपको ये बातें मोटा मोटी समझ में आ रही होगी कि आपकी एक राष्ट्रीय स्तर की सरकार है और उस सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। और उसी प्रकार राज्य सरकार में भी क्या है, 3 अंग है सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य सरकार की जो न्यायपालिका उसमें उच्च न्यायालय आ गए, विधायिका में आपके मुख्यमंत्री और वो आ गए, और विधायिका में तो ये चुने हुए प्रतिनिधि आ गए, और जो कार्यपालिका उसमें मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री आ गए राज्य सरकार वाले में। और काम आपको बता दिए कि केंद्र सरकार के ये काम है और राज्य सरकार के ये काम है। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। मेरे हिसाब से मैं आपको पूरी तरह अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर करवाता चल रहा हूं। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, 2 की स्पीड पे देख लीजिए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिए। तो आपके लिए मैं अब आपको क्या है, इस पेज में डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म कब हुआ भी। तमिलनाडु के रामेश्वर के एक सामान्य परिवार 1931 में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 1931 में। ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अंतरिक्ष में और परमाणु क्षमताओं के बारे में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए थे और सफलता मिली थी भी। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में वे कार्य किया भी इन्होंने। ये चीजें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए मेनमान, ठीक है। और ये उनके फेमस वक्तव्य है, ये आप पढ़ सकते हैं भी, ठीक है। और ये समझाने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, आप खुद इतने समझदार हैं कि अब इनको पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र के बारे में भी। क्या है लोकतंत्र के बारे में? अब तक हमने पढ़ लिया सरकार के अंग और सरकार के स्तर, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में। आपने देखा होगा कि इससे पहले जनप्रतिनिधियों की बात की थी भी, जनप्रतिनिधि की बात की थी, बिल्कुल की थी, क्योंकि विधायिका के जो सदस्य होते हैं वो आपके जनप्रतिनिधि ही होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बताया था, और ये भी बताया था कि ये जो सारे टर्म है ना, आप लगातार एक लेक्चर के बाद दूसरा देखिए, दूसरे के बाद तीसरा, बीच में से मत घुसिए कहीं पे भी। अगर बीच में घुस गए तो समझ में नहीं आएगा। सारे आपके वर्ड क्लियर होते जाएंगे भी। आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले जनप्रतिनिधियों की बात की थी। विश्व के अधिकांश देशों ने शासन प्रणाली के नींव में लोकतंत्र को अपनाया है। इसका अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है, जो ग्रीक भाषा के शब्दों डेमोस अर्थात लोग और क्रेटेस मतलब शासन प्रणाली या तंत्र की शक्ति से बना है। डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हुआ लोक शासन, गणतंत्र या लोगों का शासन, ठीक है। तो लोकतंत्र का या डेमोक्रेसी का अर्थ क्या? लोगों का शासन, कि लोग शासन चलाएं भी। परंतु क्या सभी लोग एक साथ शासन कर सकते हैं? तो अब हम समझ रहे हैं जनप्रतिनिधि। ध्यान से सुना मेरी बात को। ये बताइए, यदि गांव में कोई अस्पताल बनवाना है या फिर क्या बोलते हैं कोई भी काम करवाना, पार्क बनवाना है, तो क्या सरकार सारे लोगों से पूछेगी क्या कि आपको क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, ये कहाँ बनवाएं भी? तो ऐसे तो कितना टाइम लगेगा, कितने गांव हर काम के लिए पूछना पड़ेगा।
तो वो क्या करते हैं, एक जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। क्या होता है? जनप्रतिनिधि। और आपके गांव का जनप्रतिनिधि होता है सरपंच। क्या होता है? सरपंच। तो चुनाव होते हैं, जो जीतता है मतलब कि मतलब ये है कि आपने उसको अपनी लगभग सारी शक्तियां दे दी, ठीक है। तो क्या होता है कि अब पूरे गांव से पूछने की जरूरत नहीं, तो गांव ने किसको घोषित कर दिया, जब चुनाव हुए उसको ज्यादा लोग उसके साथ थे, ज्यादा मत मिले, तो इसका मतलब कि ज्यादा लोग उसके साथ है, तो इसका ये अर्थ हुआ कि आपने उसको अपनी सारी शक्तियां दे दी। जहां वो कहेगा वहां क्या होगा कि वो चीज होगी, वो आपका प्रतिनिधि आपने बना के भेज दिया, हमारे गांव की बातें ये बताएगा। वैसे ही चाहे जिला स्तर हो, चाहे आपका कोई लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, वहां से एक प्रतिनिधि जो चुनाव जीतता है वो वहां का प्रतिनिधि होता है। अब देखिए यहां भी आपको एक एग्जांपल देके समझाया होगा। तो क्या सभी लोग एक साथ शासन कर सकते हैं? स्पष्ट है कि यह संभव नहीं है। मान लीजिए आपकी कक्षा किसी समस्या से विद्यालय के प्रधानाचार्य के ध्यान में लाना है। तो जैसे कि आपकी कक्षा में कोई समस्या है, विद्यालय में कोई समस्या है, या फिर आप कोई टूर की आप बताना चाहते हैं, तो इस स्थिति में क्या पूरी कक्षा प्रधानाचार्य के पास जाएगी कि सर हमें ये दिक्कत है? स्पष्ट है कि व्यावहारिक नहीं होगा। भी कितने सारे 50, 100, 200 बच्चे होंगे, वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विद्यालय में पूरी कक्षा मिलकर कक्षा के मॉनिटर या कक्षा के प्रतिनिधि का चयन करती है। फिर वो चयन करते हैं कि कौन जाएगा, कि हम में से प्रिंसिपल ऑफिस में कौन जाएगा। यदि कोई मॉनिटर नहीं भी है तो भी किसी विशेष कार्य के लिए एक प्रतिनिधि का चयन किया जा सकता है और उस प्रतिनिधि को प्रधानाचार्य के पास भेजा जा सकता है। तो वो प्रतिनिधि मतलब पूरी क्लास की बात को लेकर जाएगा। इसी प्रकार हर गांव से, जैसे मैंने बताया ना कि वो तो आपसी सहमति थी बच्चों की कि प्रतिनिधि चुन लिया। अब किसी गांव में कहेगा प्रतिनिधि मैं बनूंगा, ये होगा, क्योंकि आपको प्रतिनिधि क्या होता है कि अब संवैधानिक पद होता है ये, इसमें सरकार काफी ज्यादा सुविधा मिलती है। एक से ज्यादा इसके उत्तराधिकारी होते हैं कि मैं प्रतिनिधि बनूंगा, मैं प्रतिनिधि बनूंगा, मतलब सरपंच मैं बनूंगा, सांसद मैं बनूंगा, विधानसभा सदस्य मैं बनूंगा। तो इस चीज को कैसे सरकार एलिमिनेट करे, कि बाकियों को कैसे रोके? तो हमने अपनाया चुनावी प्रणाली। किसको अपनाया? चुनाव को, कि चुनाव करवा देते हैं, जो भी ज्यादा मत प्राप्त होंगे, मतलब उसके ज्यादा लोग साथ हैं, तो वो प्रतिनिधि है, और एक प्रतिनिधि 5 साल के लिए बनाया जाता है। ये चीज है बेटा आपको आई समझ में? यह सिद्धांत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का कैसे चयन करती है? वोट देकर प्रतिनिधियों का चयन करती है। जो संबंधित सभा के चयनित सदस्य होते हैं उन्हें प्राय राज्य स्तर पर विधायक कहते हैं। अगर राज्य स्तर पर जो राज्य होता है ना, राज्य को हमने बांट दिया है विधानसभा क्षेत्र में। किस में बांट दिया है? विधानसभा क्षेत्र में। एक विधानसभा क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर आता है जिसको विधायक बोलते हैं। और हमने देश को बांट रखा लोकसभा क्षेत्र में। एक लोकसभा क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुन के आएगा और वो उस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, उस पूरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताएगा, सारी चीजें उसके बारे में उसका पक्ष रखेगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उसको क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। ये सभी चयनित सदस्य विधानसभा लोकसभा कानूनों पर चर्चा करते हैं, समस्या और समाधानों पर विचार विमर्श करते हैं, मतभेद की स्थिति में एक दूसरे से संवाद और तर्क वितर्क द्वारा समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि प्रतिनिधि कैसे जाते हैं। ठीक है, जो राज्य में प्रतिनिधि का चुनाव होता है विधानसभा क्षेत्र के द्वारा होता है, क्योंकि राज्य को विधानसभा क्षेत्र में बांट दिया जाता है। और देश में जो प्रतिनिधि का चुनाव होता है, मतलब प्रतिनिधि मतलब कहाँ भेजना है हमें? जो ये विधायिका है ना, इस विधायिका में सदस्य भेजने हैं भी। तो यहाँ पे हम कैसे भेजेंगे? यहाँ पे भेजेंगे हम चुनाव के द्वारा चुन के, यहाँ हमें प्रतिनिधि भेजने विधायिका में। ये आपको ये बात समझ में क्लियर हुई? तो ये देखिए एक वोट डालने का आपको दे रखा है फोटो। तो इस प्रकार वोट डाल के ये सब अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं। किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में, भारत में जनप्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र है भी। किसी भी जो आज के जो लोकतंत्र है ना, उसमें क्या जनप्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र है।
2024 के परिप्रेक्ष्य में देख लगभग 97 करोड़ मतदाताओं के साथ भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कि भारत में 97 करोड़ वोट डालने वाले हैं, मतलब वोटर हैं, और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में कानून के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी भारतीय नागरिकों को चुनाव में मतदान करने का अधिकार है भी। 18 साल से ऊपर सभी लोग अपना वोट डाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा पिकनिक पर जाने की योजना बना रही है। पिकनिक पर जाने के 2 स्थान है, कै और खै। इन दोनों स्थानों पर जाने के लिए लाभ, हानि, उनकी दूरी, पहुंचने में लगने वाला समय, खर्च, मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता आदि पर कक्षा में विचार विमर्श करती है। इन स्थितियों में सभी के लिए किसी एक निर्णय पर आना कठिन हो जाता है। ऐसे में शिक्षक निर्णय लेते हैं कि मतदान से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उसने कहा कि सारी चीजें विचार कर लिया आपने, रुपए कितने लगेंगे, कहाँ जाना है, कौन सा कितनी दूर है, किसके पास कितना रुपए, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कै स्थान पे चलेंगे, कोई कह रहे उस स्थान पे चलेंगे। तो सबसे रास्ता क्या है? रास्ता है मतदान का, कि हम बच्चों से वोट डालें कि कै पे जाने वाले बताइए और खै पे जाने बताइए, जो ज्यादा होंगे वही चलेंगे। ये बात क्लियर हुई? तो कहलाती है, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। क्या? जहां स्थान निश्चित करने में प्रत्येक विद्यार्थी की राय ली गई, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप ध्यान रखना कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधारभूत और धरातली लोक उस तंत्र को इशारा करते हैं जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाता है, जैसे कि पृष्ठ 155 में चित्र 4.10 दिखाए गए पिरामिड का आधार है। इस प्रकार के तंत्र में नागरिक स्वयं को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर अपनी बात रख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र की अन्य विशेषताओं का अध्ययन हम आगे के 2 अध्यायों और अगली कक्षाओं में करेंगे भी। ठीक है, ये बात आपको आई समझ में? तो ये आपका पूरा अध्याय था। तो इसमें आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। तो इसमें सॉरी, 1 मिनट रुकना आप। हाँ, ये हमारा अध्याय यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि सरकार के 3 अंग पढ़े और सरकार के 3 स्तर पढ़े, उनका क्या क्या काम था, ये सारी चीजें हम इस अध्याय में पढ़ चुके। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कंप्लीट अध्याय अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।